लता अपने पति के साथ अपनी छोटी देवरानी शीला के घर उससे मिलने जाती है। शीला के बेटे की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। शीला उसे बताती है कि उसकी बहू बहुत ही अमीर घर से होने के कारण बहुत पैसा खर्च करती है। वो फिजूल के खर्चे करती रहती है, जिससे घर के महीने का बजट पूरा बिगड़ जाता है। शीला लता को बताती है कि ऐसी बहू लाकर अब वो तो पछता रही है। काश उसने कोई सस्ती टिकाऊ सी बहू लाई होती जो घर का खर्चा बजट में रखती। शीला घर पे बैठी हुई है, तभी लता और श्यामलाल उसके घर पर आते हैं। अरे आओ आओ लता दीदी आओ। आइए आइए जेठ जी, कैसे हैं आप लोग? घर पर सब कैसे हैं? हम तो ठीक है, घर पर भी सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो और कैसी है तुम्हारी नई बहू? अरे क्या बताऊं, परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे ये बहू इतने फिजूल के खर्चे करवाती है घर में कि पूछो मत। घर का पूरा बजट हिला कर रख दिया है इसने। अरे भाई घर में नई नई है, बड़े घर से आई है, माँ बाप की इकलौती है, खर्चे तो करेगी। और फिर हमारे घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम भी तो लगेगा ना उसे। अरे सब समझती हूँ मैं तुमसे पूरी तरह सहमत भी हूँ, लेकिन फिर भी इतना खर्चा करवाती है कि पूछो मत। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अभी देखो, शादी में घर को नया रंग लगाया था, पूरा घर साफ सुथरा किया था, फिर भी अपने कमरे में नया रंग लगवा दिया। कहती है मुझे वो रंग पसंद नहीं था। बेटे को बोल के नई गाड़ी ले ली, और तो और जब देखो तब बाहर से कुछ न कुछ ऑनलाइन सामान मंगाती रहती है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सामान मंगवाती है। परेशान हो गई हूँ मैं इस बहू से, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका क्या किया जाए। अरे बाप रे। तुम अपने घर कोई अच्छी सस्ती टिकाऊ सी बहू ही लाना, नहीं तो तुम्हारे घर पर भी यही सब चलेगा। सही कह रही हो तुम। अजय सुनते हो, हम हमारे रवि के लिए कोई सस्ती टिकाऊ सी बहू लाएंगे। ठीक है भाई, अगले हफ्ते जा रहे हैं ना रवि के लिए लड़की देखने, तब देखते हैं कैसी है वो लड़की। और लड़की देखने का वो दिन भी आ जाता है। माँ पिताजी जल्दी चलिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। माँ और पिताजी आते हैं और फिर सब लोग लड़की देखने के लिए निकल जाते हैं। लड़की का घर बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। उसके माँ बाप ने अच्छे कपड़े और गहने पहने हुए थे। आइए आइए, हम लोग आप ही की राह देख रहे थे, आइए बैठिए। सब लोग बैठ जाते हैं। सुनो रीटा की माँ, जरा रीटा को लेकर आना। रीटा की माँ उसे लेकर आती है। रीटा ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी अच्छे गहने भी पहने हुए थे। आओ आओ बेटा। रीटा सबको कोल्ड ड्रिंक देती है। कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? जी ग्रेजुएट हूँ। रवि का रिएक्शन देखकर पता चलता है कि उसे लड़की पसंद आ गई है। और आपको क्या पसंद है? जी बाहर घूमना फिरना, फिल्में देखना, अलग अलग जगहों पर जाना। खाना बनाना आता है? जी वो सीख रही है, थोड़े दिनों में अच्छा खाना बना लेगी। और घर के काम वाम? जी देखिए, हमने हमारी बेटी को बड़े ही प्यार से पाला है, तो घर के छोटे मोटे काम वो नहीं करती। फिर हम क्या कहें, हम घर पर जाकर विचार करके हमारा फैसला आपको बताते हैं। सब लोग घर आ जाते हैं। माँ अच्छी तो थी लड़की। अरे चुप कर, ना ही उसे खाना बनाना आता है, ना ही घर के काम करने हैं। घर में आएगी तो बस घर के खर्चे बढ़वा देगी, बाकी कुछ नहीं। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। पर माँ, हमें इस घर के लिए सुंदर, सस्ती और टिकाऊ बहू चाहिए। नाराज मत हो रवि बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हम अगले हफ्ते उस दूसरी लड़की को देखने जाते हैं। मैं उस लड़की को देख चुका हूँ और मुझे यकीन है कि वो लड़की तुझे और तेरी माँ दोनों को भी पसंद आ जाएगी। जी पिताजी। दूसरी लड़की देखने जाने का दिन भी आ जाता है। रवि, लता और श्यामलाल लड़की देखने जाते हैं। प्रिया का घर सिर्फ 2 कमरों का था। लड़की के माँ बाप और उसका भाई घर पर थे। लड़की सबके लिए चाय लेकर आती है। लड़के ने ज़्यादा गहने वगैरह भी नहीं पहने थे, लेकिन लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी प्रिया। चाय थोड़ी फीकी है। जी हमारे यहाँ ऐसी ही चाय बनती है, ज़्यादा शक्कर क्यों खर्च करें, ऊपर से ज़्यादा शक्कर तबीयत के लिए भी ठीक नहीं होती है। लता को ये बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा बेटा, कहाँ तक पढ़ी हो? जी ग्रेजुएट हूँ,
इसीलिए तो हर चीज़ का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रख लेती हूँ। अब लता को ये बात और भी अच्छी लगती है। घर का काम, खाना वाना बना लेती हो? जी। देखो प्रिया, हमें एक सुंदर, सुशील और टिकाऊ बहू चाहिए जो घर के खर्चे संभाल कर करे, घर के पैसे बचाए, ना कि पैसे उड़ाए। क्या तुम ये कर पाओगी? जी, मैं कर लूँगी। देखो, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। एक बार सोच के बताओ। जी ज़रूर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, प्रिया घर का सारा काम काज, खाना वाना बहुत अच्छे से कर लेती है। ऊपर से पाई पाई का हिसाब रखती है। जहाँ पर भी मुमकिन है वहाँ पर पैसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। आपको इसे बताने की तकलीफ करनी ही नहीं पड़ेगी। हमें तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। रवि को भी लड़की पसंद आ जाती है। इस तरह से प्रिया और रवि की शादी हो जाती है। सब लोग घर पे थे। प्रिया सबके लिए चाय बनाकर लाती है। प्रिया बहुत ही फीकी चाय बनाती है। जब रवि और उसके घर वाले प्रिया को देखने आए थे, उससे भी ज़्यादा फीकी। कुसुम और बाकी घर वालों को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। प्रिया सबको चाय देती है। अरे ये चाय तो उस दिन वाली चाय से भी ज़्यादा फीकी है। हाँ सही कह रही हो तुम कुसुम। सही है, उस दिन जो चाय आपने पी थी वो तो मेहमानों को पिलाने वाली चाय थी, वरना हमारे घर में चाय तो ऐसी ही बनती है जैसी अभी आप पी रहे हैं ना। इससे तो और भी ज़्यादा बचत होती है। मैं ऐसी चाय नहीं पी सकती। कुसुम चाय लेकर रसोई में जाती है। बेटा कम से कम उस दिन जैसी तो चाय बनाओ। नहीं पापा जी, आज से सब लोग यही चाय पियेंगे। दूसरे दिन सुबह दीपक कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। कुसुम, माँ और पिताजी बैठकर चाय पी रहे थे। माँ मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? बाइक की चाबी तो प्रिया भाभी के पास है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बाइक बेचने वाली है। क्या? किसने कहा उन्हें बाइक बेचने के लिए? दीपक प्रिया भाभी को आवाज देता है। भाभी, भाभी जल्दी बाहर आओ। प्रिया रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ देवर जी, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बाइक की चाबी आपके पास है? हाँ, क्यों? मेरी बाइक की चाबी आपके पास क्यों है? क्योंकि मैं बाइक बेचने वाली हूँ। अरे पर क्यों? क्योंकि आपकी बाइक की वजह से घर में फालतू के खर्चे हो रहे हैं। क्या मतलब? मतलब बाइक के पेट्रोल का खर्चा, बाइक के मेंटेनेंस का खर्चा। अगर बाइक बिक गई तो हमें इसके 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसके हम FD करा सकते हैं। आपकी शादी के वक्त वही पैसे तो काम आएंगे। ऊपर से हर महीने आपकी बाइक का 3 से 4 हज़ार का खर्चा अलग से, वो भी तो पैसे बच जाएंगे ना। भाभी लेकिन मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? साइकिल से। क्या? मैं साइकिल से कॉलेज जाऊंगा? अरे तो क्या हुआ, हम लोग तो चल के कॉलेज जाते थे, तो साइकिल से जाने में क्या हर्ज है? इससे ना आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। प्रिया घर के खाने के महंगे चावल बदल के सस्ते वाले चावल ले आती है, जो घर में किसी को भी पसंद नहीं आते। लेकिन प्रिया जिद करती है कि अभी कुछ दिन तो यही चावल बनेंगे घर पे। लेकिन घर वाले उसकी बात नहीं मानते। शाम को खाने का समय होता है। सब लोग खाने के टेबल पर आकर बैठते हैं। प्रिया सबको खाना परोसती है। सब खाना खाने लगते हैं कि अचानक से रवि कहता है, माँ प्रिया, खाना अचानक ऐसा अलग सा क्यों लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया क्या गड़बड़ है खाने में? कुछ नहीं, बस चावल बदल गए हैं। हम कितने महंगे वाले चावल लाते हैं घर पे, इससे घर का खर्चा कितना बढ़ता है। ये नए वाले चावल है, सस्ते भी और अच्छे भी। अरे ये कितने मोटे हैं, मुझसे नहीं खाया जा रहे। माँ तुम प्रिया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे बेटा, वो तो घर के भलाई का ही सोच रही है ना। फिर भी मुझसे नहीं खाए जाएंगे ये चावल। तुम प्लीज ये चावल बदल डालो। अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। देखो प्रिया बेटा, ये चावल तो मुझसे भी नहीं चबाए जा रहे। ठीक है पापा जी, अब आप कहते हैं तो कुछ सोचती हूँ इस बारे में। अब आज के दिन तो सब लोग ये खा लीजिए। दूसरे दिन लता सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी प्रिया बाहर से सब्जी लेकर आती है। आ गई प्रिया बेटा सब्जी लेकर? जी मम्मी जी, और पैसे बचाने का नया आइडिया भी मिला है मुझे। अच्छा, कौन सा? अब हमें ना चावल बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लता थोड़ी डर जाती है ये सोच के कि पता नहीं प्रिया ने अब पैसे बचाने का कौन सा नया तरीका ढूंढ निकाला होगा। वो कैसे बेटा? देखिए तो मैं क्या लाई हूँ। प्रिया सब्जी की थैली लता के सामने ज़मीन पर खाली कर देती है। उसमें से अलग अलग तरह की सब्जियां बाहर आती है, लेकिन सारी सब्जियां खराब हुई होती है। ये क्या है? सब्जियां हैं मम्मी जी। हाँ, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि सब्जियां एकदम खराब हो चुकी है।
खराब तो हो चुकी है लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ थोड़ी सी खराब हुई है, कुछ थोड़ी ज़्यादा और कुछ उससे ज़्यादा, लेकिन पूरी तरह नहीं। हमें बस इनमें से जो अच्छा वाला हिस्सा है वो काट कर ले लेना है। इससे हमारी सब्जी तैयार होगी। और ये इतनी सस्ती है मम्मी जी कि पूछिए मत। ऐसा मान लीजिए कि लगभग फ्री में ही मिली है। अरे लेकिन इसे काटेगा कौन? ये इतना सारा काम करेगा कौन? हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना मम्मी जी, हम दोनों मिलकर। लता बेचारी कुछ नहीं कह पाती। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सब्जियां काटने में लग जाती हैं। पूरी सब्जियां काट कर हो जाती है लेकिन एक ढंग की कोई सब्जी नहीं मिलती। कहीं थोड़ी सी पालक मिल जाती है, कहीं थोड़ा सा धनिया, कहीं थोड़े से आलू, तो कहीं थोड़े से मटर। देख बहू, एक भी ढंग की सब्जी नहीं जम रही है इससे। सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी है, अब क्या करें? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आज घर पे मिक्स सब्जी पकाऊंगी, चलेगा ना? चल जाएगा। प्रिया घर पे मिक्स सब्जी पकाती है। कोई कुछ नहीं कहता, ना ही कोई सब्जी की तारीफ करता है, ना ही कोई सब्जी के बारे में कुछ बुरा भला कहता है। प्रिया फिर भी सबसे पूछ ही लेती है कि सब्जी कैसी बनी है। सुनिए, कोई मुझे बताएगा सब्जी कैसी बनी है? पता नहीं, मुझे तो ठीक ही लगी है, ठीक ठाक है। हाँ, मुझे भी ठीक ही लगी। प्रिया खुश हो जाती है कि उसकी तरकीब आखिर काम कर ही गई। वो दूसरे दिन वापस वैसी ही सब्जी लाती है और सासू माँ के साथ मिलकर काटने लगती है। अरे प्रिया, लगता है आज भी मिक्स सब्जी ही बनानी पड़ेगी। आज भी कोई ढंग की सब्जी नहीं मिल रही है। तीसरे दिन फिर से वही, कोई ढंग की सब्जी नहीं मिलती। प्रिया, हम हर रोज ना ऐसे मिक्स सब्जियां नहीं बना सकते, घर वाले तंग आ जाएंगे। नहीं मम्मी जी, वो कुछ नहीं कहेंगे। लगभग 8 दिन यही सिलसिला चलता है और आखिर सब लोग परेशान हो ही जाते हैं। 8वें दिन रात को खाने के समय रवि गुस्सा हो जाता है। प्रिया बाकी का खाना और सब्जी लाकर खाने के टेबल पर रखती है और सब्जी देखती ही रवि को गुस्सा आ जाता है। आज भी मिक्स सब्जी? प्रिया माँ, ये सब क्या लगा के रखा है आप लोगों ने? जब देखो तब पैसे बचाने के चक्कर में घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो आप लोग। रवि को देखकर श्यामलाल भी भड़क जाते हैं। खबरदार, जो आज से तुम दोनों ने मिलकर खाने की कोई भी चीज में बदल करने की कोशिश की तो अगर तुम्हें पैसे ही बचाने हैं तो कोई और तरीका ढूंढो, पर खाने की कोई भी चीज में कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगी, समझे? जी समझ गए। हाँ जी, समझ गए। दूसरे दिन प्रिया बैठकर सोचती रहती है कि खर्चा कम करने के लिए और क्या किया जाए। प्रिया बाजू में पड़े अखबार में न्यूज़ पढ़ती है कि एक सेठ जी को एक बड़ा सा घर कुछ दिनों के लिए भाड़े पर चाहिए। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। प्रिया सोचती है कि क्यों ना ये घर कुछ दिनों के लिए भाड़े पर दे दे और वो लोग कुछ दिनों के लिए छोटे घर में रहे। वो अखबार में दिए गए नंबर पर कॉल करके उन सेठ जी को घर देखने के लिए बुलाती है। इसके बारे में वो अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बताती। एक दिन दोपहर में वो सेठ जी घर देखने आते हैं। अब सासू माँ को तो कुछ खबर थी नहीं। प्रिया उनसे बात करने लगती है। आइए आइए सेठ जी, हमारा घर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं, आपका घर तो एकदम मौके पर है, हमें ऐसा ही घर चाहिए था। प्रिया सेठ जी को सासू माँ से मिलाती है। सेठ जी, ये हमारी सासू माँ है, इस घर की मालकिन। नमस्ते। नमस्ते। लता प्रिया को इशारे में पूछती है कि ये कौन है, पर प्रिया कुछ जवाब नहीं देती। बाद में प्रिया सेठ जी को पूरा घर दिखाती है। आइए सेठ जी, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। तो सेठ जी, कैसा लगा आपको हमारा घर? जी, आपका घर तो बहुत ही बढ़िया है, हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है और एकदम सड़क के किनारे भी है। मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी बाकी की बात हम लोग फ़ोन पर कर लेंगे। जी ज़रूर, मैं भी ना अपने घर वालों से एक बार बात कर लेती हूँ। जी ज़रूर, धन्यवाद। नमस्ते। लता को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उसे लगता है कहीं प्रिया घर बेचने की बात तो नहीं कर रही है। सेठ जी के जाते ही लता प्रिया से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? और वो आदमी कौन था? और तुम उसे घर क्यों दिखा रही थी? कहीं तुम घर वर बेचने की बात तो नहीं सोच रही? नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उस आदमी को कुछ दिन के लिए घर भाड़े पर चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपना घर दे दे, तब तक हम छोटे घर में रह लेंगे, इससे हमारा फायदा ही है ना। नहीं प्रिया, अब ये ना कुछ ज़्यादा हो गया। मैं जानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें शादी के वक्त पैसे बचाने के लिए कहा था, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को भूल जाओ। कल तुम्हारे पापा जी कितना गुस्सा हुए थे हम दोनों पे। अब अगर उन्हें यह घर की बात पता चली तो हमारी तो खैर नहीं। ये घर जैसा पहले चल रहा था बस वैसा ही चलने दो। लेकिन मम्मी जी।
अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं प्रिया, घर के सभी सदस्य खुश रहे, बस यही मेरी इच्छा है। मानोगी ना मेरी बात? जी मम्मी जी। इस तरह से प्रिया और उसकी सासू माँ ने उस दिन से पैसे बचाने की कोई तरकीब नहीं निकाली। भगवान, अब तो फिर शुरू हो गया। अब समझ लो आधा घंटा ये हॉर्न चलता ही रहेगा। अरे माँ, मैं तो कमरे से भाग कर तेरे पास आ गया। वहां रुकना तो मान ले किसी के बस की बात नहीं है। भाई मानना पड़ेगा तुझे, क्या हिम्मत पाई है। भाभी की मोटी बात को झेलना तो किसी के बस की बात नहीं है। तभी पड़ोसन आ जाती है। देख लीजिए बहन जी, ये रोज सुबह जो आप लोग अपने घर की फर्नीचर जोर जोर से खिसकाती है ना, इससे हम लोग काफी डिस्टर्ब होते हैं। वो क्या है ना, हम लोगों के घर भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और रोज रोज घर का सामान इधर उधर कौन करता है। सास को पड़ोसन की बात पर गुस्सा आ जाता है। फिर आप आ गई दरवाजे रो ना रोने। अरे रोज सुबह सुबह भगवान दिखे ना दिखे, आपकी शक्ल जरूर दिख जाती है। और आंटी, ये आवाज फर्नीचर खिसकाने की नहीं है, दिख रहा है आपको? देख रही है ना कि हम सब आपके सामने खड़े हैं और फर्नीचर अपनी जगह पर, तो ये आवाज उसकी नहीं है, समझ गई ना? अब रास्ता नापिए। पड़ोसन हैरान होकर घर वालों को देखती है, फिर बड़बड़ करती निकल जाती है। न जाने क्या करते हैं ये लोग रोज सुबह सुबह। एक बहू ही है इनके घर में कायदे की, वरना तो सारा फैमिली गंवार है। पड़ोसन जा ही रही होती है कि सामने से बहू आ जाती है। सही बोल रही है आंटी जी, बैठिए ना, चाय बनाती हूँ मैं। रहने दे, तेरी सास ने जो खरी खोटी सुनानी थी सब सुना दिया बेटा। चल चलती हूँ। बहू पड़ोसन से तारीफ सुनकर फूली ना समा रही थी। देखा देखा कैसे मोहल्ला तक तारीफ करता है मेरी। और एक आप लोग हैं बिना बात के लड़ते रहते हैं आसपास वालों से। हाँ छोटे, तुझे बता देना था ना आंटी को कि रोज सुबह ये जिस आवाज की शिकायत लेकर आती है वो कहाँ से आती है। बहू समझ जाती है कि उसके मोटे पाद की बात हो रही है। वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, भाभी वो क्या है ना, मैं पार्लर जा रही हूँ, अब जरा माँ को बता देना। ओए वहां तो मुझे भी जाना था, चलो मैं भी चलती हूँ। क्या बात है, ननद भाभी कहाँ जा रही है? वैसे छोटी, आज वो पड़ोसन नहीं आई भला बुरा बोलने। वो क्या है ना माँ, दीपा ने आज मोटी पाद नहीं मारी सुबह तो और आज मैं भी आराम से सोया। कम से कम एक दिन तो आराम मिला। अरे छोटी चल जल्दी पार्लर, वो क्या है ना लेट हो रहा है। ननद भाभी चली जाती है और घर पर सास। लगता है बहू की मोटी पाद की आदत खत्म हो गई। शुक्र है भगवान तेरा लाख लाख। हाँ माँ, आज देखना मेरा चेहरा भी कितना रिलैक्स लग रहा है। वहीं पार्लर में, क्या बात है भाभी, आज तो आपने मोटी पाद नहीं मारी, क्यों? अरे पता नहीं, वो जो एक मोटा वाला गोला रोज पेट में आता है ना, वो आज सुबह आया ही नहीं। मैं खुद हैरान हूँ। चलो भाभी कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है। कि तभी एक औरत नाक में हाथ रखकर, छी, न जाने कौन पाद कर निकल गया। अरे धीरे से पाद कर निकल गई होगी और पीछे हम लोगों को बदबू में डाल गई। अब कोई मशीन तो बनी है नहीं कि पता लगा ले कि किसने पादा, क्यों बहन? हाँ सही बोल रही हैं। मैं तो कहती हूँ ये जो फुस से पाद कर निकल जाते हैं ना, एक नंबर के कायर होते हैं। अरे पादना है तो मोटा पादो, क्यों? ननद भाभी की बात पर हैरान रह जाती है कि तभी पार्लर वाली, जिसे दीपा में अपना मोटा कस्टमर दिख रहा होता है, कहती है, और क्या सही बोल रही हो, मोटा पादो मोटा, ये क्या फुस करके निकल गई। सही बोल रही हैं आप। दीपा को सपोर्ट मिलता है तो वो भी खुश हो जाती है। वैसे क्या क्या करवाना है आपको, आ जाइए। तभी दीपा अजीब सा मुंह बनाने लगती है। क्यों, क्या हो गया भाभी? कोई बात नहीं, मैं पहले करवा लेती हूँ, आप आराम करें। अरे लग रहा है इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं जरा 2 मिनट बाहर होकर आती हूँ। लेकिन तभी पार्लर वाली कहती है, बाहर क्यों?
पार्लर है मेरा एसी वाला, चारों तरफ से बंद है, ना अंदर की हवा बाहर आ सकती है ना बाहर के अंदर। आप आराम करिए, यही मैं पहले आपकी ननद का कर दूं, फिर आपका करती हूँ, ठीक है ना? दीपा तो समझ चुकी थी कि अब वो सैलाब उसके पेट से उमड़ घुमड़ रहा है, जिसके बाद वातावरण में शांति भंग होती है। ननद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अरे भाभी सही तो कह रही हैं आंटी, बैठ जाइए ना। बैठ जाइए ना, ये तो हो गया, लेकिन ये क्या? दीपा का गोला बड़ी पाद बनकर बाहर निकल ही जाता है और जोर से आवाज होती रहती है। हाय रे चीची, देख लो गरजने के साथ कुछ बरस पे तो नहीं गया। हमें बाहर जाना है, बाहर का रास्ता कहाँ है? मेरा तो सोता बच्चा डर के मारे उठ गया। हाय रे, क्या है ये? मेरे पूरे कस्टमर भगा दिए। इतनी मोटी पात तो मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। अरे कौन पाता है इतना मोटा? हाय रे मेरे कस्टमर। क्यों? अभी आप ही तो बोल रही थी ना कि फुस करके तो कायर भागते हैं। देखो, वीर लोगों की पाद ऐसी होती है। चलो अब हाथ चलाओ फेशियल में, हम लोगों की तो आदत है। अरे चलो चलो, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती हूँ। अरे लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। अरे कैसी औरत है, शर्म हया कुछ नहीं है इसमें। अरे भगाओ ना इसे। दीपा लोगों की बात से डर जाती है। वो ननद के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ननद भाभी का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी डरिए नहीं, ये हम लोगों की गलती है कि आपका सब मजाक बनाते रहे और हम भी आपको ही दोष देते रहे। भाभी आपका इलाज करवाना हम लोगों का फर्ज था, लेकिन वो काम हमने नहीं किया, तो अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। ननद सबके सामने भाभी के लिए लड़ती है और घर आकर, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया? बच्चा है क्या पेट में? हाँ, क्या हो गया बहना? वो भाभी को पाद की आदत है ना, तो उसके लिए। अरे अजवाइन खा, गरम पानी पी, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? और क्या बोलोगी? पाद आती है, वो भी मोटी मोटी। अरे मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। शर्म के मारे मैं तो किसी से आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? भाभी जहाँ जाती हैं उनकी मोटी पाद की वजह से उन्हें शर्म झेलनी पड़ती है। और याद रखिए, ये बीमारी भाभी मायके से नहीं लाई, बल्कि यहाँ आकर उन्हें लगी। उन्हें ना यहाँ उनके हिसाब से वातावरण मिल रहा है, ना शुद्ध खाना पानी। ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी समस्या सुने और समाधान करें, ना कि उसका मजाक उड़ाए। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, सच्ची ये शर्म की तो बात है, तो कोई क्यों साथ देगा मेरा? ये बोलकर वो जा रही होती है कि नहीं, छुटकी ठीक बोल रही है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, और पैसे मैं दे रही हूँ, हमें माफ कर दे बहू। संध्या और नेहा चुगली करने में माहिर ही नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले में सबसे तेज है। पूरे मोहल्ले की खबर रहती है उन्हें। फिर क्या है, जैसे उन्हें खबर पता चलती है तो वो न्यूज की तरफ फैल जाती है। कोमल की शादी अभी हफ्ते भर पहले हुई थी और उसे अपने ससुराल के लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शादी के दूसरे ही दिन कोमल घूमने चली जाती है हनीमून पर, और वापस आती है तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। नेहा कोमल को देखते ही कहती है, भाभी मेरे लिए क्या लाई है कश्मीर से? मजा तो पूरा किया होगा आपने। मैं भी वैसे कश्मीर गई हूँ बचपन में। हाँ दीदी, आपके लिए वुलन सूट और मम्मी जी के लिए साड़ी लाई हूँ। बस, भाई तो मेरा बहुत खर्चीला है। खुद के लिए तो आपने अच्छी खासी शॉपिंग की होगी। अरे नहीं दीदी, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं अपने लिए, मेरे पास तो सब कुछ था ना। अभी शादी में ही कितनी शॉपिंग की थी मैंने। आपके लिए और भी बहुत कुछ लाई हूँ, दिखाती हूँ। बहू अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर ले। ऐसी भी कौन सी हड़बड़ियां, आराम से दिखा देना। पापा जी बस 10 मिनट लगेंगे, दीदी को भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी, मम्मी जी। संध्या फटी सी आवाज में अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाती है, फिर भी उसके मुंह से आवाज ठीक से नहीं आ पाती। मम्मी जी क्या हुआ है आपकी आवाज को? वो कुछ नहीं भाभी, शादी में इतना काम, फिर गाने बजते रहते थे तो उसमें जोर जोर से बोलना पड़ता था। अगर किसी को कोई काम बताना है तो बस वही सब में ना बेचारे को ऐसा हो गया। कोई नहीं मम्मी जी,
मैं आपको ना गर्म पानी में नमक डालकर दूंगी, आप उससे गरारा करना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बहू, ये हाल तेरी सास का 12 महीना रहता है। जब देखो बक 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 करती रहती है। फिर क्या होगा? गला इसका नहीं तो क्या मेरा बैठेगा? ऐसा मत बोलिए ना पापा जी। देखिए जो भी है वो ठीक हो जाएंगी। अब मेरी मम्मी को भी ना एलर्जी है, जैसे ही वो ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाती हैं तो घर आती ही उन्हें टॉन्सिल हो जाता है और उनकी आवाज बैठ जाती है। अब क्या कर सकता है कोई इसमें। वही ना पापा। इन्हें तो बस हर बात में बोलना रहता है। बहू तो सामान दिखा। गले से आवाज नहीं निकल रही लेकिन फिर भी इसे बोलना है। सामान देखने की इतनी हड़बड़ी है। कभी नहीं सुधरोगे तुम संध्या। अजित चला जाता है और कोमल सब कुछ संध्या और नेहा को दिखाती है, जो भी उसने शॉपिंग की थी, और उनके लिए जो कपड़े और सामान लाई थी वो भी उन्हें देती है। मम्मी जी आप बैठो, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊंगी। कोमल गर्म पानी में नमक डालकर अपनी सास को देती है और अपने सामने उससे गरारे करवाती है। मम्मी जी थोड़ा जोर जोर से कीजिए ना, घर घर, वरना ठीक नहीं होगा आपका गला। अरे कर तो रही हूँ बहू। ऐसे नहीं मम्मी जी, और जोर जोर से कीजिए। संध्या इधर गरारा करती रहती है और उधर कोमल नहा धोकर सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है। संध्या गरारा करती है और जैसे उसे थोड़ा ठीक फील होता है, वो और नेहा पड़ोस के घर में पंचायती करने चले जाते हैं। संध्या, आज बहू आई तेरी, सुना मैंने। अरे वो सब छोड़, एक ताजी खबर देती हूँ। वो बंसल जी की बहू है ना, अपने आशिक के साथ भाग गई। क्या? और नहीं तो क्या, उसका बॉयफ्रेंड रोज आता था और वो अपनी बालकनी से उसे गुलाब फेंक कर देती थी, कभी कोई सामान कभी कुछ। एक दिन तो इतना महंगा परफ्यूम दिया उसने, पूछो मत। ये आजकल की लड़कियां। अपनी बहू को संभाल कर रखना। अरे मेरी बहू गाय है गाय। आज ही उसने मुझे गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करने को दिया, तब जाकर मेरे मुंह से आवाज निकल रही है। और तो और हमारे लिए इतना सब लेकर आई है भाभी। नेहा, संध्या और पड़ोसन चाय पकौड़ों के साथ चुगली की गाथा गा रहे थे। उधर कोमल खाना तैयार करके अजित और पंकज को परोसती है और नेहा को फोन करती है। तुम किसको फोन कर रही हो? मम्मी जी और दीदी को। रहने दो, वो लोग गई होगी, यहीं गई। चुगली किए बिना दोनों को खाना हजम नहीं होता। अरे पर खाना गरम गरम है, खा लेती दोनों तो अच्छा रहता। सबके साथ में खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे बहू, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हम सब साथ में खाना खाएं। तेरी सास को खाने से ज्यादा चुगली पसंद है। उसका गला कैसे ठीक होगा? मम्मी और नेहा को छोड़ दो और तुम खाना खा लो। कोमल सब सुनने के बाद भी नेहा को फोन करती है और उससे खाने पर आने को कहती है। भाभी आप खाना खा लो ना, हमें भूख नहीं है, हमें आने में टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, मुझे लगा था हम सब साथ में खाते। आज शाम को मैं चली जाऊंगी पग फेरे के लिए अपने मायके। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो आराम से जा। हाँ, कोमल का मुंह देखकर पंकज कहता है। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे। मैंने तो पहले ही कहा था। अब तुमने सुना नहीं तो मैं क्या करूं? तुम्हारी सास एक वक्त खाना खाए बिना रह सकती है, लेकिन चुगली किए बिना नहीं। वैसा ही उसने नेहा को भी बना लिया है। हाँ पापा जी, वो तो देख रही हूं मैं। कोमल खा पीकर सो जाती है। तब जाकर नेहा और संध्या आती है। संध्या आते ही कोमल को आवाज देती है। कोमल संध्या की आवाज से तुरंत उठकर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? गरम पानी में नमक दे दे बहू, एक जरा आराम नहीं हुआ। पता नहीं कैसा दिया तूने। मम्मी जी मैंने तो वैसे ही दिया जैसा देती हूँ। कोमल रसोई में जाती है और सोचती है, अपनी मम्मी को भी तो मैं यही देती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। मम्मी जी का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। मम्मी जी को ना सेंधा नमक देती हूँ पानी में डालकर। कोमल अब की बार गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर संध्या को देती है। मम्मी जी आप ना इससे गरारा करो, अब की बार आपको बहुत फर्क दिखेगा। ठीक है बहू। संध्या गरारा करती है और उसे आराम मिलता है। आराम मिलते ही वो अपनी बहन को फोन करके अपनी चुगली की दुकान फिर से खोल लेती है। अब क्या बताऊं दीदी, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा। वैसे अपने मायके के बगल वाले घर का क्या हालचाल है? सुना है उनके घर में आग लगी पड़ी है। आग तो लगी पड़ी है, बस वही घर घर की कहानी, सास बहू में नहीं बनती। संध्या अपनी बहन से घंटों बात करती है और कोमल अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। कोमल को गए अभी आधा दिन भी नहीं होता कि रात को संध्या उसे फोन करती है। अरे बहू, पता नहीं कैसा गरारा कराया, फर्क ही नहीं पड़ रहा।
सब बोल रहे हैं, उन्हें तो एक ही बार में फर्क पड़ जाता है। मम्मी जी मैं तो बहुत अच्छे से दे रही हूँ जैसा देती हूँ, पता नहीं आपकी केस में क्या हुआ है। अच्छा मैं कल आती हूँ। कोमल उसी वक्त पंकज को फोन करके कहती है, कल सुबह ना आप मुझे लेने आ जाइएगा, मम्मी जी के गले में कुछ ज्यादा ही दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हें आना है तो मैं तुम्हें कल लेने आ जाऊंगा, लेकिन मम्मी जी का ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मम्मी दिन भर बोलती रहती है, वो भी इस हालत में, तो ठीक कहाँ से होगी। थोड़े टाइम के लिए उन्हें चुप रहना ही होगा, लेकिन वो है कि जैसे ही गरारा करके थोड़ा ठीक फील करती है, वापस बोलना शुरू कर देती है। अरे नहीं जी, वो मम्मी जी ने कहा है कि उन्हें थोड़ा सा भी अच्छा फील नहीं हुआ था। मम्मी तो मम्मी है। इधर रात को नेहा अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाती है। बेटा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मम्मी क्या तुम जब मौसी से चुगली चुगली खेलती हो तो मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ क्या? अब मुझे जाने दो ना मेरी सहेलियों के साथ, वो अपनी पर्सनल चुगलियां करती है जो तुम्हारे सामने नहीं कह सकती। तुम आराम करो वरना तुम्हारा गला कैसे ठीक होगा। नेहा चली जाती है। संध्या पीछे से गुस्सा करते हुए कहती है, आजकल इसे बताती हूँ, लेके नहीं जाऊंगी कहीं भी इसे अपने साथ। मेरे साथ तो सब जगह चली आती है और अपने टाइम में मुझे आराम करने को बोलकर चली गई। अगले दिन पंकज सुबह पहले कोमल को उसके मायके से विदा करवा कर ले आता है। कोमल को देखते ही संध्या कहती है, अरे बहू तू ठीक से मुझे नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे गले को। मम्मी जी आप रुको, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, तब भी ठीक नहीं हुआ ना तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ठीक है। कोमल को लगता है कहीं पानी में तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए वो इस बार आरओ का पानी इस्तेमाल करती है और उसने सेंधा नमक मिलाकर संध्या को दे दिया। मम्मी जी इससे गरारा कीजिए, फिर देखिए आप कैसे टनाटन हो जाएंगी। संध्या अपनी बैठी हुई आवाज में बोलती है। देखती हूँ। संध्या गरारा करती है और उसे बहुत आराम महसूस होता है। जैसे ही उसे ठीक लगता है, उसकी आवाज निकलने लगती है, तो फिर से अपनी कुछ सहेलियों को फोन करके घर बुला लेती है और कोमल से कहती है, ए कोमल तू ढोकला अप्पम और पापड़ी चाट बना ले, कुछ लोग घर आ रहे हैं। अच्छा मम्मी जी आपको कुछ आराम मिला? ठीक है मैं उनके लिए नाश्ता बना दूंगी। अरे कहाँ आराम मिला, अब मन नहीं लग रहा तो सोचा इसी बहाने थोड़ी देर के लिए सही गले का दर्द भूल जाऊंगी। मम्मी जी ऐसा करते कल ही हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं, अब ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है। कोमल नाश्ता बनाती है और इतने में संध्या की कुछ सहेलियां घर आती हैं। संध्या उनके साथ लग जाती है और दम तक चुगली करने लगती है, वो भी बिना रुके एक सुर में। संध्या जोर जोर से बोलती रहती है। आवाज सुनकर नेहा भी उसे ज्वाइन कर लेती है और जोर जोर से ताली मारकर सब बात करने लगती है। कोमल सबको नाश्ता देती है। संध्या तेरे यहाँ दोबारा आने का इंतजार रहेगा, चुगली के साथ साथ खाना भी लाजवाब है। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। इसमें क्या है आंटी, कल फिर आ जाना आप लोग, अब तो भाभी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं, रोज रोजाना अच्छा नहीं लगता बेटा। संध्या की सहेलियां तब जाती है जब पंकज और अजित दुकान से घर आते हैं। अजित पंकज से कहता है, इतना जोर जोर से बात करती है, फिर बहू से कहती रहेगी मेरा गला खराब है, तूने गरारे का पानी ठीक से नहीं दिया, तूने नमक ठीक से नहीं डाला, ये वो। वही तो पापा, हर कोमल को लगता है कि पता नहीं मम्मी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। वो तो बेकार में अलग ही टेंशन लेकर बैठी है। रहने दे बेटा, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, खुद ही समझ जाएगी कुछ दिन में। अजित को देखते ही संध्या कहती है, आजकल आप दुकान में ध्यान नहीं दे रहे, बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब बाजार बैठा हुआ है तो क्या मैं बैठकर झाल बजाऊं वहां पर? हाँ बिना बस कुछ भी बोलते हैं, आपसे मुझे बहस नहीं करनी। संध्या थोड़ी देर तक कुछ कुछ बोलती रहती है, फिर कोमल से कहती है, बहुत समझ में नहीं आ रहा तेरे गरारे के पानी में ऐसी कौन सी कमी है, पता नहीं तू पानी कहीं ठीक से बॉयल करती है कि नहीं, कहीं नमक कम तो नहीं डालती। मम्मी जी उससे ज्यादा नमक दूंगी ना तो आप गरारा नहीं कर पाओगी, और पानी इससे ज्यादा गर्म किया तो मुंह ही जल जाएगा। हम ना कल सुबह डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अरे अभी तो मेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बना दे, फिर मैं भाप लेकर सो जाऊंगी। मम्मी गलती पानी या नमक में नहीं है, ना ही कोमल के तरीके में, बल्कि आप में है। गरारा तभी काम करता है जब आप गरारा करने के बाद थोड़ी देर मुंह बंद करके सो जाओ, ताकि गले को राहत मिले। तू अपना मुंह बंद रख, बाप ने सिखा दिया और बेटा बोलने लगा तोते की तरह। अपनी बीवी को थोड़े काम क्या करने पड़ रहे हैं, खून सूख जा रहा है इसका, जैसे हमने तो कभी अपनी सास के काम किए नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी। बेटा तुझे मना किया था ना कि मत बोलना। हाँ अब तो बेटे को यही सिखाओगे। अजित और पंकज अब चुप हो जाते हैं।
पर संध्या है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती। फोन लगाकर अपनी बहन से बात करना शुरू कर देती है और पंकज और अजित की चुगली करने लगती है। इधर कोमल खाना बनाकर सबको खिला देती है, फिर संध्या भी खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह पहले संध्या कोमल से कहती है, कोमल, गरम पानी में नमक दे दे। मम्मी जी ये सब छोड़ो, आप चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास और नेहा दीदी को भी साथ ले चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, मेरा क्या काम है वहाँ। नहीं नहीं, आप भी चलो, वरना मम्मी को लगेगा मैंने उन्हें अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाया। अच्छा, चलती हूँ। नेहा संध्या और कोमल के साथ जाती है। कोमल डॉक्टर को अपनी सास की प्रॉब्लम बताती है। तभी संध्या कोमल को चुप कराते हुए कहती है, ए कोमल, तू चुप कर, मुझे बोलने दे। वो डॉक्टर मेरे बेटे की शादी थी और मैं अकेली बेचारी काम करने वाली। इतना शोरगुल रहता था घर में, उसे मैं काम करने किसी और को खाने के लिए बोलना पड़ता था, मुझे जोर जोर से बोलना पड़ता था, बात बात पर चिल्लाना पड़ता था। मम्मी, तुम मुझसे तो जब देखो काम करवाती रहती थी। भाभी की साड़ी मैं ही बाजार जाकर ले आई थी, वो भी लास्ट मिनट पर। और तो और डॉक्टर ये सब सुनकर समझ जाते हैं कि दिक्कत गरारे में नहीं है, इन दोनों माँ बेटी में है। अपनी दोनों भवें ऊंची करके डॉक्टर कहता है, ये सब बातें आप दोनों घर पर कीजिएगा। हाँ डॉक्टर, अब देखिए मुझे पूरी बात बताने दीजिए, तभी तो आप दवाई दे पाएंगे। मैं समझ गया माँ जी। इतने में ही नेहा को मोहल्ले की एक औरत का फोन आता है और नेहा वहीं डॉक्टर के चैम्बर में ही बात करना शुरू कर देती है। क्या वो शर्मा जी की बेटी ससुराल छोड़कर वापस आ गई? हाय, वही ना, जब देखो उनकी पत्नी मुझसे कहती रहती, बेटा कब करेगी तू शादी। आज देखो अपनी बेटी वापस आकर बैठ गई ना। उसकी तो शादी की थी ना 20 साल में ही। ला मुझे फोन दे नेहा, क्या हुआ मुझे जानने दे। अरे मैं बात कर रही हूँ ना। नेहा जी, मेरे यहाँ फोन मना है। ओह सॉरी डॉक्टर साहब। आपकी कुछ मेडिसिन लिखती है और आपको 1 महीने का मौन व्रत रखना होगा, तभी जाकर आप ठीक हो पाओगी। व्रत और मम्मी से मौन व्रत नहीं हो पाएगा। इनके साथ नेहा जी आपको भी व्रत करना होगा, क्योंकि आपकी भी हालत जल्दी ही आपकी माँ की तरह होने वाली है, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर, आपने तो मेरा चेकअप भी नहीं किया, फिर कैसे? ये जेनेटिक है, आपको भी आगे दिक्कत होगी, इसीलिए परहेज कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तीनों डॉक्टर के पास से आ जाती है और कोमल संध्या से कहती है, मम्मी जी ये आपकी दवाई, खाना खाकर सो जाइए, आपका व्रत अभी से शुरू है, आप एकदम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आपको ठीक करके रहूंगी। अरे बहू, एक शब्द नहीं मम्मी जी। कोमल संध्या के होठ पर उंगली रख देती है। मम्मी जी एक भी शब्द नहीं, बस अब सो जाओ। आपकी खांसी ठीक नहीं हुई तो आप कहेंगी बहू मुझे ठीक से दवाई नहीं दी इसलिए मैं ठीक नहीं हुई। कोमल संध्या का फोन भी ले जाती है। संध्या थोड़ी देर जैसे तैसे सोती है, लेकिन फिर उसे नींद नहीं आती बिना चुगली किए। फिर वो उठकर बाहर आ जाती है और कोमल के डर से एक शब्द भी नहीं बोलती। मन ही मन वो सोचती है, अब क्या करूं मैं, फोन भी नहीं है मेरे पास कि किसी से बात कर सकूं। बहू से ही बात करने का ट्राई करती हूँ। दोपहर के वक्त जब सब खाना खा रहे थे तब अजित कहता है, आज कौन सी दवाई खाई है तूने कि तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही? पापा जी वो डॉक्टर ने मम्मी जी को मौन व्रत रखने को कहा है। वाह, जो काम मैं इतने वक्त में नहीं करवा पाया डॉक्टर ने करवा दिया तुरंत। उस डॉक्टर से मुझे तो मिलना पड़ेगा। संध्या को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती और लिख कर कोमल से पूछती है, बहू मेरा फोन दे दे, मेरा मन नहीं लग रहा। मम्मी जी आपको बोलना मना है, जो भी बात करनी है आप रात में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक में बोल लीजिएगा, कुछ दिनों की बात है, फिर तो आप ठीक हो जाओगे। संध्या आधा पेट खाकर सोने चली जाती है। एक दिन तो जैसे तैसे बीतता है। अगले दिन संध्या की तबीयत खराब हो जाती है और उसे प्रेशर नहीं आता। वो बार बार बाथरूम जाती है और ऐसे ही वापस आ जाती है। मन ही मन वो सोचती है, आज क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना चुगली किए मेरा खाना भी नहीं पच रहा। अब तो मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो रहा है। बहू से भी कुछ नहीं बोल सकती। मेरी सहेलियां क्या सोच रही होंगी कि अचानक मुझे ये क्या हो गया। संध्या पूरी गुमसुम सी हो जाती है और अजित को भी ये बात खटकने लगती है। 7 बजते ही संध्या अजित से कहती है, जी मेरे से और नहीं रहा जाएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाएगा। अब मैं ठीक हो गई हूँ। बहू तो मुझसे पूरा कोर्स करवा के रहेगी, 1 हफ्ते तक तो मैं मर जाऊंगी भाई। ठीक है, मैं बात करता हूँ बहू से, लेकिन तुम ये वादा करो कि जब देखो तब बड़बड़ नहीं करोगी। अरे नहीं करूंगी।
अजित संध्या से बात करता है और कोमल अजित की बात मान जाती है और संध्या को उसका फोन दे देती है। संध्या अब भी चुगली तो करती है, लेकिन सबसे छुपकर। उर्मिला बहुत ही कंजूस औरत थी जो हमेशा पैसे बचाने की फिराक में रहा करती। एक दिन जब वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी कमर में झटका आ जाता है और वो दर्द से कराते हुए कहती है, हाय राम रे, मर गई। ये कमर का दर्द तो जाता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कोई तो बचाओ। तभी वहीं सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहा उसका बेटा सुधीर उसे देखकर कहता है, माँ आपको कितनी बार बोला है कि घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, वो सारा घर अच्छे से संभाल लेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे चुप कर तू, जब भी बात करता है खर्चे की करता है। अगर माँ की इतनी ही फिक्र है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम नई बहू घर में आ जाएगी तो मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा और नौकरानी के पैसे भी बचेंगे। उर्मिला ये बोलकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुधीर एक लड़की से मंदिर में शादी कर उसे घर लेकर आता है। उसे देखकर उर्मिला जी, सुधीर क्या है ये? आखिर किस लड़की को घर उठा कर ले आ गया? कोई नौटंकी कंपनी में पार्ट लिया है क्या तूने? माँ ये आपकी बहू है, वो क्या है ना, एक करोड़पति की इकलौती बेटी है। वो कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब ये सुनकर उर्मिला जी तो खुश होती है कि उसके बेटे ने करोड़पति की बेटी से शादी की है। वो सुधीर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। नीतू वैसे तो बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन वो अपने खानदान की इकलौती लड़की थी, इसलिए बड़े नाजुक से पली बड़ी थी। उर्मिला नीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से कुछ अच्छा बना दे। जी आप नीचे चलिए, मैं जल्दी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। नीतू अपनी सास की आवाज़ सुनकर रसोई घर में जाकर अपने आप से कहती है, नीतू अब तू क्या करेगी? बोल तो दिया कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ, लेकिन तुझे तो मैगी बनाने के सिवाय कुछ आता भी नहीं। अब अपनी सास को पहली रसोई की रस्म में मैगी तो नहीं परोस सकती ना। नीतू ये बोलती है और उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया सा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। वो खाना निकाल कर अपनी सास को दे देती है। खाने को खाकर उर्मिला बहुत खुश होती है और अपनी बहू की जमकर तारीफ करती है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, सच में लाजवाब। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने खाना बाहर से मंगवाया हो। अरे बाप रे, कहीं माँ जी को शक तो नहीं हो गया कि ये खाना मैंने बाहर से मंगवाया है? कहाँ खो गई बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतने बड़े घर का काम आज तक आप अकेले कर रही थी, तो क्यों ना हम घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लें जो कि खाना बनाने में भी मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया करेगी। तू पागल हो गई है क्या बहू? आज तक इस घर को मैंने अकेले संभाला है, वो भी बिना किसी नौकरानी के, और अब तो तू आ गई है। मेरा शरीर तो बूढ़ा हो चला है, घर का काम भी नहीं हो पाता, लेकिन तू तो अभी जवान है, घर का सारा काम चुटकियों में कर देगी, और रसोई में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं। ठीक है माँ जी, अब जैसा आप बोलेंगे वही होगा। नीतू ये बोलकर मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब नीतू रोज़ चुपके से ऑनलाइन खाना मंगा लेती और अपने सभी घर वालों को परोस देती, और उर्मिला को तो यही लगता कि ये सारा अच्छा अच्छा खाना उसकी बहू बनाती है। एक दिन उर्मिला खाना खाते हुए अपनी बहू नीतू से कहती है, अच्छा बेटा, मुझे ये बता, तेरे करोड़पति बाप ने तुम दोनों को माफ़ किया या नहीं मंदिर में शादी करने के लिए? माँ जी वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने तो बोल भी दिया है कि आज से तू मेरे लिए मर गई, और तो और उन्होंने मुझे घर जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। अब आप ही मेरा परिवार है। नीतू ये बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं उर्मिला जी मन में सोचती है, हद होती है, मैंने तो सोचा था करोड़पति की बेटी आई है तो फिर कुछ धन लक्ष्मी भी लेकर आएगी, लेकिन इसके बाप ने तो इसे घर और जायदाद से बेदखल कर दिया है। बहू अच्छी थी, इसलिए उर्मिला उसे कुछ नहीं कहती। दिन बीतते हैं और एक दिन उर्मिला की पड़ोस की सहेलियाँ शुभा और विभा उसके घर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे उर्मिला बहू क्या आ गई,
तू तो बिल्कुल ही बदल गई। खैर कोई बात नहीं, आज हम तुझसे नहीं तेरी बहू से ही मिलने आए हैं। हमने सोचा कि तेरी बहू की पहली रसोई का खाना खा कर जाते हैं। अरे मेरी बहू को आए हफ्ते से ऊपर हो गया है, अब उसकी पहली रसोई थोड़ी ना है। आखिर हमने उसके हाथ का खाना तो नहीं खाया ना, तो हमारे लिए तो उसके हाथ की रसोई पहली ही हुई ना। ये सुनकर उर्मिला अपनी बहू नीतू को आवाज़ लगाती है और सबके लिए खाना लाने को कहती है। ये सुनकर नीतू तो घबरा जाती है। रसोई में जाकर अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, मेरे फ़ोन में तो बैटरी भी नहीं है और मुझे तो कुछ भी बनाना भी नहीं आता। अब क्या करूं? खाना ऑर्डर नहीं कर सकती, और मैंने अगर खुद खाना बनाया तो ये लोग खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो खाने लायक ही नहीं होगा। फिर उसके बाद भगवान का नाम लेकर नीतू खुद ही कच्चा पक्का सब कुछ बना देती है और सबको परोस देती है। जैसे ही शुभा और विभा नीतू के हाथ का बनाया हुआ खाना चखते हैं तो उर्मिला उन दोनों के आगे कहती है, बोला था ना मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब शर्मा क्यों रही हो? खाओ खाओ। हाँ, तेरी बहू तो सच में लाजवाब खाना बनाती है, पर मैं और नहीं खा सकती। मुझे घर पर ज़रूरी काम है। ठीक बोल रही हूँ ना विभा? हाँ शुभा, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा उर्मिला, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे अजीब हो तुम भी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहू की पहली रसोई का खाना खाने की जिद कर रही थी, और जब मेरी बहू ने इतनी मेहनत से खाना बनाया तो तुम दोनों एक एक निवाला खाकर खाना छोड़कर जा रही हो। शुभा और विभा उर्मिला की सच्ची सहेलियाँ थी और उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बहाना देकर वहाँ से भाग जाती हैं ताकि उनको नीतू के हाथ का खाना ना खाना पड़े। ऐसे ही उनके जाने के बाद उर्मिला उस खाने को चखती है तो सारा खाना उगल देती है और कहती है, ये सब क्या है बहू? इतने गंदे स्वाद का खाना तो कोई अपने जानवरों को भी ना दे, और तूने ये खाना मेरी सहेलियों को परोस दिया। क्या है ये सब कुछ? तूने जानबूझकर किया ना, कि कहीं रोज़ रोज़ आकर तुझसे खाना खाने को ना मांगे? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। असली बात यह है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्यों झूठ बोल रही है? तूने कई दिनों तक हमें खुद अपने हाथों का लजीज खाना बनाकर खिलाया है, और अब तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पापा और मम्मी ने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया और मुझे घर का कोई काम भी नहीं आता। खाना तो मैं आपको बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा कर परोस देती थी। हाय राम, सत्यानाश हो आजकल की पीढ़ी का। तुम लोगों को रील बनाकर मटकना आता है, लेकिन घर का काम और खाना बनाना नहीं आता। उर्मिला की अब उम्र हो चुकी थी और उससे ज़्यादा घर का काम नहीं होता था। अब तो उसको बहू भी सोने पर सुहागा मिली थी, तो ऐसे में उर्मिला के पास अब कोई चारा नहीं था। उसके बाद उर्मिला सुधीर से बोलकर अपने घर पर एक नौकरानी रख लेती है जो घर के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है, और वहीं उर्मिला खुद अपनी बहू नीतू को घर का सारा काम सिखाती है और खाना बनाना भी सिखाती है। जिसके बाद जहां नौकरानी नीतू की घर की देखरेख में मदद किया करती, उर्मिला द्वारा दी गई कुछ ही महीने की ट्रेनिंग के बाद नीतू बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है। उसके बाद उर्मिला और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।